अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। प्रोग्राम का आगाज़ एक बुरी खबर से करना है। वैसे रोज़ भी कोई इतनी अच्छी खबरें नहीं होती जिनसे आगाज़ होता है, लेकिन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों T20 वर्ल्ड कप फाइनल में शिकस्त का सामना हो गया है। टॉस हार गया पाकिस्तान। जीत जाता तो शायद हम अपने आप को तसल्ली देते हैं, कुछ सूरत हाल बेहतर हो जाती। बैटिंग ठीक नहीं रही। 138 रन का सिर्फ टारगेट था। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन दोबारा कोई बड़ा टारगेट देने में नाकाम हुई है, प्रेशर की वजह से। यूं नजर आ रहा था और वो प्रेशर आके आ जाता है बॉलर्स के ऊपर। शाहीन शाह अफरीदी हम देख रहे हैं कि इंजरी के बाद पाकिस्तान जब वो इंजर हो गए मैच के दौरान, तो मैच तकरीबन पाकिस्तान के हाथ से निकल गया, लेकिन अपनी इंजरी के बाद भी वो कोई इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त हुई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है, उन्हें पाकिस्तान की टीम पर फख्र है, उन्होंने ट्वीट में कहा है, लेकिन बदकिस्मती से क्रिकेट टीम की जो अपनी कारकर्दगी है वो कोई इतनी काबिल फ़ख्र नहीं रही है। मौसमी हालात जैसे अवामिल भी इसमें शामिल हैं और ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि एज अ वेरी इग्नोरेंट बट अ क्रिकेट फ़ैन कि हमने जो तयन कर लिया हुआ है कि मसला हमारा है क्या। मैं तो जब से देख रहा हूँ वो बैटिंग ही हमारा मसला रहा है और उस पर बहुत सारे सजेशंस आते हैं, बड़ी सारी उस पर मेहनत हुई है, बड़ा पैसा उस पर खर्च हो रहा है। आखिर सूरत हाल क्या है कि जाके वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही। मेरे साथ प्रोग्राम में ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं और आज काफ़ी गुस्से के अंदर है। एक तो मैच की वजह से मलिक साहब, दूसरा और भी जो हमने मौजूद डिस्कस करने हैं उस पर भी आपको कुछ गुस्सा होगा। और लेकिन मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। आप दोनों से, हम दोनों से ज़रा ज़्यादा वो एक्सपर्ट ओपिनियन रखते हैं क्रिकेट पे। तो मिर्ज़ा साहब, हमेशा हमारी तो एक ही ख्वाहिश रही है कि हार जाएं, कोई नहीं, ठीक है, हार जीत होती है, लेकिन आपको लड़ के हारना चाहिए। तो ऐसा कोई आज खास फाइट नज़र आई नहीं है, आपको नज़र आई है? बहुत बहुत शुक्रिया अकबर। दरअसल पिछले इतवार को 6 नवंबर को किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेगा। लोगों की दुआएं और फिर नीदरलैंड की टीम की करिश्माती कारकर्दगी जब उसने साउथ अफ्रीका को हराकर पाकिस्तान के लिए राह हमवार की, लेकिन पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया और सेमीफाइनल में पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला वर्सेस न्यूजीलैंड। लेकिन फाइनल में बिल्कुल पाकिस्तानी टीम बुझी बुझी नजर आई। मेरे ख्याल में बहुत सारी खामियां हैं। आपने शुरू में जो जिक्र किया कि शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस मुकम्मल नहीं थी, एक बहुत बड़ा एंटोराज जो था वो इस टीम के साथ मौजूद था वहाँ ऑस्ट्रेलिया में। फिर वो डॉक्टर जफर जो शाहीन अफरीदी की रीहैब का प्रोसेस जो है उसको देख रहे थे, वो भी वहाँ पहुंचे हुए थे, वो भी ट्वीट कर रहे थे। एक अजीब सूरत हाल थी। लेकिन पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो बहुत ज्यादा रिलाय कर रही है मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम पर, और आज ये दोनों ज्यादा नहीं चले। बाबर आजम ने अगरचे 32 रन बनाए लेकिन दोनों चले नहीं। उसकी वजह से पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है वो प्रेशर का शिकार हुई। विकेट भी ऐसी थी, टॉस जो था वो बड़ा वाइटल था। मिर्जा साहब, आपको लगता है प्रेशर भी दोबारा फिर एक दफा, एक बड़ा जो जितने भी हम देख रहे हैं बड़े इवेंट्स आते हैं उनके जब फाइनल्स में जाते हैं, 2021 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, एशिया कप 2022 की बात कर लें, फिर ये वर्ल्ड कप का T20 का फाइनल, प्रेशर में आ जाते हैं अभी भी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि साउथ अफ्रीकन और न्यूजीलैंड जो है चोकर्स हैं। अब तो हम खुद चोक कर रहे हैं, अगर ये कहा जाए तो बेजान होगा, क्योंकि हमने 5 साल से कोई इवेंट नहीं जीता ICC का। लास्ट ईयर भी आपने सही निशानदेही की कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता हुआ मैच हार गए, जो मैथ्यू वेड ने छक्के लगा दिए और पाकिस्तान फतह से हमकिनार नहीं हुआ। और आज का मैच जीतना चाहिए था क्योंकि पाकिस्तान की टीम बड़ी तगड़ी टीम थी इंग्लैंड के मुकाबले में। इंग्लैंड की बैटिंग सिर्फ जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स के गिर्द रिवॉल्व कर रही थी। आप देखें कि जो बेन स्टोक्स से इस टूर्नामेंट में बुझे रहे, लेकिन बड़ा खिलाड़ी बड़े मौके पर परफॉर्म करता है और आज बेन स्टोक्स ने मिस सेंचुरी बनाकर अपनी टीम को फतह से हमकिनार किया। बाबर आजम की कप्तानी पर भी अकबर सवाल है, क्योंकि जब गेंद स्विंग हो रही थी, नसीम शाह बैट्समैन को गेंद बीट कर रहे थे, तो उन्होंने फील्डिंग कुछ ऐसी ली हुई थी कि स्लिप में कोई फील्डर ही नहीं था। तो रिजवान ने जब उनकी तवज्जो दिलाई तो उन्होंने स्लिप में फील्डर रखा। फिर उसके बाद मोहम्मद नवाज को किस लिए लेकर गए हुए, तो उनसे एक ओवर भी नहीं कराया गया। वो तो स्पेशलिस्ट बॉलर है, बाद में वो बैटिंग करते हैं। तो बहुत सारे फ्लॉज थे, इनको देखना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट। वैसे मलिक साहब की राय ये है, मलिक साहब मेरे साथ है, उनकी राय ये है कि कोई इतना बुरा नहीं खेले, हम ठीक ही खेले। टॉस बहुत अहमियत है मलिक साहब। टॉस तो वो टेक्निकली हम लोग नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर आप इंडिया से कंपेयर करें मिर्ज़ा साहब, आप ज़रा इन्वेस्टमेंट लगाएं, कितने पैसे इंडियन बोर्ड लगाता है अपने प्लेयर्स पे, तो आपके प्लेयरों ने फाइनल खेला और ग्रेस से खेला है। मैं तो क्रिकेटर नहीं हूँ, ना इतनी सेंस है, मैं तो एक और बात कर रहा हूँ। मगर जो मैं असल आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान की जो कंसिस्टेंसी है कि कंसिस्टेंट नहीं रहना, अनप्रडिक्टेबल रहना है।
ये कोई रब्बी काम है या हमारे अंदर कोई टैलेंट है? मैं पूरी दुनिया को पता है कि जी जहाँ पाकिस्तान आ जाए आप कह नहीं सकते कि ये कुछ भी हो सकता है। ये क्या है क्रिकेट में? बिल्कुल सही कहा मलिक साहब आपने। ये टीम जो है ना लोगों का ब्लड प्रेशर कम ज्यादा करती है, कभी खुशी दे देती, कभी गम दे देती है, फिर लोग इतने शहर में मुब्तला हो जाते हैं कि दुआएं मांगते हैं और क्या क्या नहीं हुआ। ये इस टीम की इस खामी पर काबू पाना होगा क्रिकेट बोर्ड को और टीम मैनेजमेंट को, कि जब बड़ा ओकेजन आए वहां पर ये अगर परफॉर्म नहीं करेंगे, चोक कर जाएंगे। एशिया कप को देख लें आप, पाकिस्तान किस तरीके से हारा श्रीलंका के खिलाफ फाइनल, उससे पहले सेमीफाइनल वहीं दुबई में T20 वर्ल्ड कप का हारा। तो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन इस टीम की जो प्रिडिक्टेबिलिटी के हवाले से लोग जो बात करते हैं ना कि वाकई में ये अनप्रिडिक्टेबल टीम है और इसमें इंडिविजुअल्स जो है ना उन पर हम बहुत ज्यादा मलिक साहब रिलाय करते हैं कि भाई अगर बाबर चल गया तो चल गया, रिजवान चल गया तो चल गया, बाकी शाहीन आफरीदी अनफिट हो गया तो हमारे लिए मसला हो गया। तो ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स को देखना होगा पाकिस्तान क्रिकेट। ये ओपनिंग जो पेयर है हमारा रिजवान और बाबर वाला, उसमें मैं तो देख रहा हूँ पिछली 2 सीरीज से ये बात चल रही है कि यार ये दोनों डिफेंसिव हो जाते हैं, इनमें से एक एग्रेसिव हो या दोनों एग्रेसिव हो तो कोई मामला हो तो हारिस को ऊपर ले आए, जो कि चले टीम में तो आ गए हारिस, लेकिन उनको ऊपर ले आए। बाबर नीचे जाने को तैयार नहीं होते और वो सारों का ये कहना कि जी वो जो मर्जी हो जाए T20 में ओपन ही करेंगे बाबर। ये क्या वजह आपको नजर आती है, क्यों नहीं उसको? देखिए बाबर जो है ना इस वक्त दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन बन गए थे, अभी तो चले चौथे नंबर पर आ गए T20 में, लेकिन वनडे और टेस्ट में तो उनकी कारकर्दगी इंतहाई शानदार है। लेकिन वो डोमिनेट, पाकिस्तान में जब प्लेयर बन जाता है तो प्लेयर गेम से बड़ा नहीं होता, लेकिन बाबर जो है उनकी ख्वाहिश है कि वो इनिंग्स ओपन करें। हालांकि अगर देखा जाए तो 2506 2500 रन से ज्यादा रन इन दोनों ने ओपनिंग में बनाए हैं, लेकिन पावर प्ले को अगर आप सही यूटिलाइज नहीं करेंगे, आज आप देखें 6 ओवर्स में पावर प्ले के हमारे 39 रन बने, इंग्लैंड के 6 ओवर्स में 49 रन बने, हालांकि उनकी 3 विकेटें गिर गई थी। तो आप पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो डॉट बॉल ज्यादा खेलेंगे। आज आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान ने 48 डॉट बॉल्स खेली हैं जो 8 ओवर्स बनते हैं। तो अगर कोई टीम डॉट बॉल्स इतने खेलेगी तो फिर आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? 137 रन ही बनाएगी, तो इस पर तवज्जो देनी होगी। और आपकी बात दुरुस्त है, हमारे पास इस टीम में 4 ओपनर्स थे, एक तो अनफिट हो गया अपना फखर जमान, उसके अलावा शान मसरूद भी इनिंग्स ओपन करते हैं, हैदर अली भी इनिंग्स ओपन करते हैं, बाबर आजम और रिजवान खुद कर रहे हैं। बड़े मसाइल हैं, इस पर देखना पड़ेगा पाकिस्तान। मिर्जा साहब अगले साल जो वर्ल्ड कप आ रहा है वनडेज के हवाले से, उसमें आप क्या समझते हैं कि अगर इसी तरह से मामला चलता रहा, पहले हम कहते थे जी ओपनिंग ठीक जा रही है, मिडिल ऑर्डर का बड़ा मसला है, तो थोड़े अरसे बाद पता चला जी अब मिडिल ऑर्डर वही अनप्रेडिक्टेबिलिटी है इन अदर वे। अब जनाब ओपनिंग का मसला आ गया, अब मिडिल ऑर्डर ठीक हो गया है, अब आगे ये आ जाएगा तो फिर कोई और मसला निकल आएगा। मसला बैटिंग में ही निकलेगा। बॉलिंग हमेशा से पाकिस्तान की बिल्कुल ठीक ही रही है, तकरीबन बॉलिंग ही एक सहारा देती रही है हमारी टीम को हमेशा से। तो इसको कहाँ पे मसला कहाँ पे और क्यों वो हल नहीं हो रहा अब तक? मसला यही है कि बैटिंग ऑर्डर, जिस तरह अभी पूछ रहे थे ना आपके, ओपन जाने के लिए कोई ओपन छोड़ने के लिए तैयार नहीं, बैटिंग ऑर्डर एडजस्ट नहीं हो पा रहा। आप प्लेयर्स की विल और विम पर थोड़ी आप करेंगे, ये तो टीम मैनेजमेंट को स्ट्रांग होना चाहिए। अगर टीम मैनेजमेंट 11-11 लाख रुपए महीना ले रही है तो वो खामोश है, उनकी कोई सुनता नहीं, क्योंकि प्लेयर्स जो है वो ज्यादा पावरफुल है। चाहे बाबर और रिजवान, कहा जाता है कि टीमें यही दोनों मुंतखब करते हैं, सिलेक्शन कमेटी भी डमी है और टीम मैनेजमेंट भी एक तरह से खामोश रहती है, तो यही दोनों टीमें मुंतखब करते हैं, अपनी मर्जी के प्लेयर्स को रखते हैं। अब आप देखें ना, मोहम्मद हसनैन बिग बैश में उसने इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, कोई मैच खेले बगैर T20 वर्ल्ड कप का वतन वापस आ रहा है। फिर आप खुशदिल शाह को 2 साल से आप दुरुस्त कह रहे हैं मलिक साहब, 2 साल से आप खुशदिल शाह को घूम रहे थे लेके, वो कोई मैच एक में इमरान खान साहब कहते होते थे कि मैं अपनी मर्जी की टीम सेलेक्ट करता था, ये वही उसी तरफ मामला है। और पाकिस्तान में पर्सनालिटीज टीम की जो वो तो हमारा शायद कल्चर है, मैं वो उसी कल्चर को थोड़ा आगे मैं मिर्ज़ा साहब का, क्योंकि बड़ा एक्सपीरियंस है। मिर्ज़ा ये बताएं आप, क्या अब दुनिया ये कहती है जी जो स्किल्स हैं जो टीमों की तकरीबन वो 19-20 है, 7-7 है, असल चीज़ है आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल फिटनेस, वहाँ पे आप कितने स्ट्रॉन्ग है। डू यू एग्री कि पाकिस्तान के पास वो वाकई टीम है जो बेहतरीन स्किल्स की है, हम मेंटली मार खाते हैं? नहीं, स्किल्स इंडिविजुअल स्किल्स हैं, वो कंबाइंड होकर अगर अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करें मलिक साहब तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और इसी वजह से हम जो है वो मार खा जाते हैं कि, और फिर जहनी तौर पर हम इतने मजबूत नहीं है एज कम्पेयर टू अदर टीम। आज देखें जो इंग्लैंड की टीम खेली है फाइनल,
बेशतर खिलाड़ी 32, 31, 32 साल के थे, मैच्योर्ड क्रिकेटर्स थे। हमारे यहाँ यंग बच्चे को ले आते हैं, हारिस 21 साल का है, आज वो स्ट्रगल कर रहा था। तो प्रॉब्लम तो है। एक तो हमें ज़हनी तौर पर स्ट्रांग होना होगा, जब बड़ा ओकेजन आता है तो हम बिल्कुल हाथ पांव खड़े कर देते हैं कि अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपने वक्त दिया। और 10 साल पहले बेग साहब, मलिक साहब, हमने ये सुना था कि एक बाकायदा साइकोलॉजिस्ट हायर किया था टीम के लिए। वो पता नहीं क्या करते हैं, वो अभी तक इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं कि प्रेशर वाली सूरत हाल हो तो हाथ पैर ना फुला लिया करें। देखिए एक बार आप खुद देखें ना, हम तो मीडिया के लोग हैं, कैमरे को फेस करते हैं। आप इमेजिन करें कि आपको पता है कि 70-80 हज़ार 90 हज़ार बंदा लाइव मुझे देख रहा है और रात को आपको पता बाकियों को भी देख रहा होता है। नहीं देखे ना, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए इंडिया का जो मैच हुआ है पिछले साल पाकिस्तान इंडिया का, वो कहते हैं स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में सबसे बड़ी व्यूअरशिप है। तो जब आपके पीछे करोड़ों लोग आ जाएंगे तो मेरा ख्याल है हमें इस पे जो जरूर फोकस करना चाहिए। आपकी जो एजुकेशन है, आपका जो बिहेवियर है, तो साइकोलॉजिकल है, वो आगे रिजल्ट्स क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ ने करनी है कि कल सदर आरिफ अलवी साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकात की, उसके अंदर कुछ 2-3 चीज़ों का उन्होंने कन्फेशन किया है। और उसके अलावा इमरान खान साहब का लहजा 2 दिन से जो काफ़ी तेज़ हो गया, तल्ख हो रहा है, इसके पीछे क्या अवामिल हैं और आगे मामला कहाँ पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। सदर आरिफ अलवी साहब ने गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात बारे उनसे कुछ सवाल हुए तो उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान का तर्जुमान नहीं हूँ, ना ही उनका फ्रंट मैन हूँ, ना ब्रोकर हूँ। मुज़ाकरात ज़रूर किए, लेकिन सिर्फ उसकी वजह यह थी कि जमहूरियत डीरेल ना हो जाए, यानी कि सदर साहब को लग रहा था ऐसा। अलबत्ता मुज़ाकरात में अभी तक कोई कामयाबी नहीं है, ये बात दुरुस्त है अपनी जगह पे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि 3 दिन पहले इमरान खान ने कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात की, 3-4 दिन से वो मुलाकातें कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने इस बात का इशारा दिया था कि नई तकर्रुरी को लेकर उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं। और जिन सहाफ़ियों को मुलाकात में ये तासुर मिला, उन्होंने ये बताया, और इस प्रोग्राम में हमने उसको डिस्कस किया था, उन्होंने खुद भी बताया था कि यूँ महसूस हुआ कि गोया खान साहब को यकीन दहानी करवा दी गई हो कि जिस पर आपको एतराज़ है वो तकर्रुरी नहीं होगी। लेकिन उसके अगले ही दिन, यानी कि 2 दिन पहले जब लंदन में मुलाकातें शुरू हुई और वहाँ से खबरें आईं, तो हमने देखा कि इमरान खान साहब का लहजा पहले 2 दिन से एक मरतबा फिर तल्ख तर है। और क्या ऐसा हो गया आखिर लंदन में? इमरान खान साहब को तो तसल्ली दी गई जो सुनने में आया, लेकिन क्या लंदन में उस तसल्ली के बरक्स कोई फैसला हो गया? और इस सब के दौरान आसिफ अली जरदारी भी अचानक मुतहरिक हुए और उन्होंने ये गिला किया कि मुझे क्यों नहीं पूछा जा रहा। तो फिर उनकी भी एंट्री हो गई। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून के बयानात सामने आना शुरू हो गए, सब इत्तेहादियों को फ़ोन जाना शुरू हो गए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज बहुत अहम बयान दिया है और ये उसी मामले की एक कड़ी है। ये सामने आया बयान कि लंदन और इस्लामाबाद में जो अहम तैनाती होनी है उस पर फासले बढ़ रहे हैं लंदन और इस्लामाबाद में, और नून लीग ज़ाती एजेंडे पर यह फैसले कर रही है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है। ये बयान अब इस बात की गवाही है कि इमरान खान यूं ही नहीं दोबारा आर्मी चीफ की जो तकर्री पर लंदन में बैठक हुई है उस पर सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत आप जो मर्जी कह लीजिए, कम अज़ कम 29 नवंबर तक तो 29 नवंबर के गिर्द ही हमें घूमती नजर आ रही है। इस सारे मामले पर बात करेंगे, सवालात उठाएंगे, और हमारे साथ जो सियासी, माशी, अस्करी उमूर के माहियाकार मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। स्टिच आप खुद कर लीजिएगा, सारी बातें हो भी नहीं सकती, लेकिन सब बातें कोशिश करेंगे कि की जाएं। ताहिर मलिक साहब मेरे साथ स्टूडियोज में हैं, हबीब अकरम साहब सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार ज्वाइन कर रहे हैं हमें विया वीडियो लिंक। बहुत शुक्रिया हबीब साहब। आपकी रीडिंग इस बारे में क्या है कि क्या जब आपकी मुलाकात हुई 3-4 दिन पहले गालिबन आपकी मुलाकात हुई है, तो इमरान खान साहब उस वक्त आपको कदरे कूल नजर आए रिगार्डिंग द अहम तकर्रुरी, और फिर 2 दिन से वो ये मामला चल रहा है कि उन्होंने बाकायदा कहना शुरू कर दिया क्या तमाशा लगाया हुआ लंदन में? वो ये तो कहते हैं कि मफरूर है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो शायद दूर नहीं हो रहे। देखिए अकबर साहब, आपको ये बात समझनी चाहिए कि इमरान खान साहब बार बार ये कह चुके हैं कि उन्हें इस तकर्री से जिसकी तरफ आप इशारा करें उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो कोई भी शख्स हो, वो 4-5 लोगों में से कोई भी आदमी ऊपर आए, दरअसल वो यही चाहेगा। वो इमरान खान साहब को इससे कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और इस बात का उन्होंने बार बार इजहार किया है। हाँ, किसी एक आदमी पे कोई थोड़ा बहुत उन्हें एतराज हो सकता है 19-20 का, लेकिन मजमूई तौर पर अगर देखें तो इमरान खान के लिए सारी चीजें, कोई भी शख्स जो होगा वो इस पोजीशन पे काबिल कबूल होगा, इसका वो इजहार हमारे सामने भी कर चुके हैं। जहां तक उनके मौकिफ में सख्ती की बात है, तो
या तलखी की बात आप जो कर रहे हैं, तो वो दरअसल इनके मौकिफ की सख्ती से निकली हुई है। उनका मौकिफ पहले दिन से ये है कि जनाब इलेक्शन होने चाहिए, और दूसरा ये है कि इस मखसूस तकर्री के हवाले से उनका ख्याल ये रहा है कि इससे पहले इलेक्शन हो जाए ताकि आइंदा आने वाली हुकूमत अपनी मर्जी से ये तकर्री करे। लेकिन जाहिर है मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद इसे नहीं मान रहा। लेकिन हर दो सूरतों में इमरान खान साहब को इससे, यानी इमरान खान साहब चाहते तो थे कि वो लगाएं किसी को बतौर वज़ीर-ए-आज़म यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लेकिन मैं इस चीज़ को बाय नहीं करता कि इमरान खान साहब को किसी एक शख्स पर एतराज़ है और किसी दूसरे शख्स की वो फेवर कर रहे हैं। तो बार बार फिर ये क्यों कहते हैं कि मेरिट पे होना चाहिए? अब ये बात तो तभी रिपीट की जाती है कि जब आपको लग रहा हो कि शायद कोई मेरिट पे नहीं है। देखिए तो दूसरी तरफ भी रहे हैं। देखिए बात ये है, देखिए अकबर बाजवा साहब, इमरान खान साहब ने पोस्चरिंग भी करनी है ना, वो पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल पोस्चरिंग का नतीजा इस बार बार इसरार से ये कहने का कि जी मेरिट पे लगे, मेरिट पे लगे, मेरिट पे लगे, आप अगर इसका तरीकाकार मुलाजा फरमाएं तो वो 4-5 ऊपर के लोग होते हैं जिन्हें वज़ीर आज़म कंसीडर करता है, और वो 4-5 लोग बैक वक्त मेरिट पे पूरा उतरते हैं। और इस पर्टिकुलर केस में तो कोई बहुत ज्यादा जौहरी फर्क भी नहीं है कि एक शख्स जो है वो जमीन पे और दूसरा आसमान पे है, बिल्कुल माइनर इंडिविजुअल फर्क हो सकते हैं। आखिर सभी लोग ऊपर आके लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं। तो फौज का सिस्टम जो है वो इतना गया गुजरा नहीं है कि किसी आदमी को लेफ्टिनेंट जनरल बना दे और उसके अंदर सलाहियत जो है वो कप्तान वाली भी ना हो। तो लिहाजा ये सारे लोग मेरिट पे पूरा उतरते हैं, और ये इमरान खान साहब को भी पता है। लेकिन जब वो एक अपोजिशन लीडर के तौर पे बार बार मेरिट का जिक्र करके मेरिट पे लाएं, तो इसका मतलब यह है कि आइंदा आने वाले सिस्टम में वो अपनी स्पेस तलाश कर रहे हैं, वो अपना दबाव बढ़ाते चले जा रहे हैं ताकि आइंदा उनके खिलाफ जो कोई भी इदारा या कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी उनके खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। तो लिहाजा एक तो उन्होंने ये स्पेस क्रिएट करनी है। दूसरी बात यह है कि देखिए आप उनकी हुकूमत जाने की वजह क्या थी। जो हमारी मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद है इसके बेशतर वज़रा टीवी पे आ चुके हैं, इंडिविजुअल मुलाकातों में, इनफरादी मुलाकातों में ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि भाई सीधी सी वजह इस इमरान खान साहब की हुकूमत जाने की यह थी कि वो एक मखसूस शख्सियत को, गुमान था कि एक मखसूस शख्सियत को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाएंगे, उसके बाद जो है फिर बाकी जमातें जो हैं वो उनकी जो क़यादत है वो नाअहल हो जाएगी, ये जेलों में चले जाएंगे, तो लिहाजा इसलिए इनकी हुकूमत गिराएगी। तो जब ये एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है तो फिर इमरान खान का काउंटर क्या होना चाहिए? इमरान खान का सिंपल सी बात है कि इमरान खान का काउंटर ये होना चाहिए कि जो अगर कोई ऑब्जेक्टिव ये हुकूमत हासिल करना चाहती है तो वो उस ऑब्जेक्टिव के हुसूल के रास्ते में रोड अटकें। तो वो बार बार मेरिट कह के हुकूमत को दबाव में रख रहे हैं, बहुत सारे फरीकों को जो पावर स्ट्रक्चर में दबाव। मैं उस पर गुजारिश करूंगा कि मेरिट से इमरान खान साहब की क्या मुराद हो सकती है, सीनियरिटी के हवाले से वो एक मामला है, उस पर बात करते हैं। मैं फिलहाल आपके पॉइंट ताहिर मलिक साहब के पास लेके जाता हूँ। मलिक साहब, आपको भी लगता है कि खान साहब को किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है, जो भी बंदा लग जाए ही इज ओके विद दैट? नहीं, मैं अपना हबीब से एग्री करूँगा। इमरान की मैं जो पर्सनैलिटी में चीज़ मैं देखता हूँ ना, वो समझता हूँ कि वो इस ज़मीन को, इन लोगों को बहुत बेहतर समझता है। जो हीरोइज़म है ना, इससे पॉलिटिकल हीरोइज़म, वो ये है कि जनाब आपने आकड़ के रहना है, बस डरना डुरना कहीं नहीं। और इस मुल्क में सबसे जो बड़ी ताकतवर तरीन चीज़ें उनको भी आप हाथ लगाते जाएं। अगर आप 6 महीने में देखें, इमरान ने कोई आपको पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं दिया, कोई इकोनॉमिक्स पे कभी बात नहीं, नौजवानों के इशू, कोई पॉलिटिकल इशू मैंने पाकिस्तान का नहीं सुना। मगर इमरान की जो कंसिस्टेंसी है कि वो हमेशा ललकार है। अब पॉइंट बिल्कुल सिंपल ना कि इलेक्शन करा दें ताकि सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होगा तो माशी इस्तेहकाम नहीं, वो अच्छा, वो थोड़ा सा उधर में आता हूँ मैं। इस वक्त जो सिचुएशन है वो बड़ी इनलॉजिकल है। आप बताएं, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कह रहा है कि आपने 4-5 जो सीनियर तरीन लोग हैं वो सेक्रेटरी दिफा को देने हैं। सेक्रेटरी दिफा जो है इज पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट, वो अपने प्राइम मिनिस्टर को दे देगा। उसमें जो भी नाम होगा वो मेरिट होगा, वो लीगल होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा। मगर मैं यही कह रहा हूँ कि खान की खूबसूरती ये है कि वो हर जगह अपनी एग्जिस्टेंस दिखाता है कि जनाब मैं भी बैठा है, जो मुझे आप माइनस नहीं कर सकते। जो आप दूसरी बात कह रहे हैं, मेरे ख्याल में ये जो सारा प्रेशर है, जो मेरी राय है, आप हबीब से भी ज़रूर लें, मुझे लग रहा है कि खां का ये जो अग्रेशन मोला जट है ना, वो बेसिकली रखा है नई तकर्री के लिए कि नया साहब आए तो आते ही उसको ये पता लगे कि भाई ये बंदा तो नर्व से चढ़ा हुआ है, का मुहासरा करने को तैयार है,
और इस्लामाबाद के अंदर भी बंदे बैठे हैं, मैं इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकता। तो वो दबाव में एक ही उसका टारगेट है, विच इज़ वेरी सेंसिबल। मैं इमरान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारा फोकस कर रहा है कि नई इस्टेब्लिशमेंट जब आए, नया बंदा है, तो उसको ये नज़र आ जाए कि इलेक्शन कराए बगैर जान नहीं छूटनी। ये वन लाइनर एजेंडा है। अच्छा हबीब साहब, क्या आपको नहीं लगता कि मेरिट की जो आपने बात की, आई एम टोटली अग्रीड, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन एट द सेम टाइम एक सीनियर मोस्ट जिनके बारे में इट्स रूमर्ड अबाउट के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उनको बनाना चाहती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लेकिन वो 2 दिन पहले जनरल बाजवा की रिटायरमेंट डेट से 2 दिन पहले वो रिटायर हो रहे हैं, उनको नॉमिनेट ना कर दिया जाए, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द रूल्स मिलिट्री एक्ट तो वो मेरिट की बात करते हैं कि शायद वो मेरिट नहीं। देख अकबर साहब, ये भी मेरिट ही होगा, ये भी मेरिट ही है ना। अच्छा। क्योंकि लिखे हुए उसूल और कवानीन के मुताबिक है ना। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जनाब आप 2 दिन पहले अगर किसी की रिटायरमेंट होने वाली है तो आप एक्सटेंशन नहीं देते रहे। पाकिस्तान के अंदर एक्सटेंशन नहीं मिलती। साहब ये भी है तो ना कि अगर कोई ऐसा शख्स है, अगर कोई ऐसा शख्स है भाई, 2 दिन 4 दिन प्रॉब्लम क्या है? अगर देखिए आपको ये जरूरत ही नहीं है भाई। आपके रूल्स के अंदर ये इजाजत है कि अगर कोई शख्स 2 दिन पहले रिटायर हो रहा है और उसकी जब तरक्की हो जाती है तो उसको अगले 3 साल मिल जाते हैं। दैट्स इट। मसला इसमें क्या है? देखिए प्रॉब्लम, हमने इस इशू को गैर मामूली तौर पर सियासी बना दिया है। इसमें नो डाउट कुछ तारीखी अवामिल हैं, कुछ सियासी अवामिल हैं जिसकी वजह से यह सियासी हो गया है, लेकिन अब यह मामला गैर सियासी होने जा रहा है। हम 29 नवंबर के बाद सूरत हाल को बदला हुआ देखेंगे और अल्लाह करे उसी तरह फॉर गुड, जो फॉर बेटर जो है ना, ये चीजों में तब्दीली है। तो मुझे इसमें कोई कहने में कोई बात नहीं है कि किसी मखसूस शख्स की तकरीरी पे ना तो इमरान खान को मेरी मालूमात की हद तक ना तो उन्हें कोई एतराज है, ना वो किसी मखसूस शख्स को आगे लाना चाहते हैं। अब अगर ठीक होगा, लेकिन आप 2 4 स्टार जनरल्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तीसरा वो कैसे 4 स्टार जनरल बना दें? कहां से उसको 2-3 दिन का ही चाहे फर्क। देखिए आप एक विद इफेक्ट डाउन होना पड़ेगा। देखिए इसका विद इफेक्ट फ्रॉम होता है। देखिए इसका विद इफेक्ट फ्रॉम होता है। ओके, आप एक शख्स की अगर 2 दिन रिटायरमेंट है तो आप खत उसी दिन जारी कर देते और कहते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम फलां दिन। तो ये तो होता ही है। और फौज में तरीकाकार भी ये है। फौज में जब कोई शख्स, किसी शख्स की तरक्की होती है अकबर साहब, तो उसमें होता यह है कि उसके रैंक जो है वो बाज़-औक़ात महीने बाद लगाता है और बाज़-औक़ात 15 दिन बाद लगाता है। तो ऐसा होता रहता है। ये कोई नॉर्मल बात, ये तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। नॉर्मल इफेक्ट फ्रॉम वाला मामला जब DGISI की तकरीरी वाला सब सूरत हाल चल रही थी, मलिक साहब जी, हाँ, तो आप विद इफेक्ट फ्रॉम कर सकते हैं। ठीक है। मलिक साहब ये बताएं कि आगे जो भी आर्मी चीफ आता है, हबीब साहब तो कह रहे हैं कि वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इमरान खान साहब फ़िलहाल उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं किसी किस्म के। पॉलिसी सेम ही रहेगी इदारे की जो इस वक्त चल रही है। मैं उस पर ज़्यादा तफसील से नहीं कहूँगा कि क्या पॉलिसी चल रही है। देखिए आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। मेरी ज़ाती राय है कि 29 के बाद आपने जिस तरह कहना कि 29 बड़ा अहम देना है और उसके बाद चीज़ें ठंडी हो जाएंगी या स्टेबल हो जाएंगी। आई डोंट सी दैट। मैंने तो ठंडी नहीं कहा सर। नहीं, मेरा मतलब कुछ नहीं बदलेगा। मैं समझता हूँ बल्कि नई इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो प्रेशर यही तो खान सारा कर रहा है। खान ने जो रोला पाया किस वजह से पाया? वो हमारे टॉक शो के लिए डाला हुआ है। खान का सारा प्रेशर ये है कि वो खान साहब चाह रहे हैं, मैं मतलब पॉपुलर आदमी है, मैं ये नहीं कह रहा। खान का सारा प्रेशर है कि पाकिस्तान की ट्रेडिशन रही है कि जब नई इस्टेब्लिशमेंट की जो नुमाइंदे आते हैं, जो इस ताकत के लोग आते हैं, वो उनकी पर्सनैलिटी के साथ इदारे पे असर आता है, उनकी सोच असरअंदाज होती है। इमरान ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि जो ही नया बंदा आए तो वो आके ये रियलाइज़ कर ले कि पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सियासी चूट जो है वो नए इलेक्शन में है। मैं आपको नवाज शरीफ को आप इस तरह समझ लें जिस तरह मेरे सामने बैठे हैं। नवाज शरीफ जिसने भी आना है मलिक साहब वो अभी भी हालात नहीं, मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताने लगा। मैं मतलब वो रेफरेंस थोड़ा सा तरीके से दे भी दूँगा। मैं आपको नवाज शरीफ की कोडेड स्टेटमेंट देने लगा। नवाज शरीफ के बड़े बुरे दिन थे ये शुरू में। तो नवाज शरीफ से पूछा कि भाजी ताड़ी तो खैर नहीं, वो तो फलाना भी आपके खिलाफ है, इदारे ये वो स्टैब्लिशमेंट ताकतवर हल्के इमरान भी पड़े। तो पता उसने क्या कहा? उसने कहा यार तुसी बच्चे हो, पाकिस्तान जो है ना वो सिर्फ 2 बंदों की दोनों टॉप है। एक तो आपके जो तैनाती हो रही है, एक दूसरा। उनका 2 बंदे बदले तो यहाँ सब कुछ बदल जाता है। तो ये चीज़ इमरान को भी समझ रहा है। इमरान ये समझ रहा है कि जो ही इस्टेब्लिशमेंट की सरबराही बदले तो एक पॉजिटिव मैसेज ये जाए कि यार ये बंदे ने मुल्क में मुहासरा भी किया। वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर DGISI साहब ये कह चुके हैं अगले 15 साल की पॉलिसी है। हबीब साहब आपका इस पर क्या टेक आपकी इस पर क्या है कि चीफ चेंज होगा, इदारे का सरबराह चेंज होगा तो पॉलिसी भी चेंज हो जाएगी? और साथ ही कमेंट इस चीज़ पे भी कर दीजिएगा, ये बड़े सारे सीनियर जर्नलिस्ट ये क्लेम करते हैं और अलल ऐलान क्लेम करते हैं कि प्रोजेक्ट इमरान खान को लपेटना है, और उसके हवाले से बड़ी सारी स्टोरीज आपने सुनी होंगी कि जनाब काम शुरू हो गया हुआ है, नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी और उसने कर दिया सब कुछ।
ताहिर मलिक साहब और मैं हम रिपोर्टिंग करते थे, हमने परवेज मुशर्रफ को भी ये कहते सुना हुआ कि वो जनाब बस शहबाज शरीफ, ये नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो हिस्ट्री हो गए। इससे उनसे पहले अयूब खान साहब हिस्ट्री बनाया करते थे लोगों को, उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक आ गए, फिर हिस्ट्री बनाते रहे, जनरल परवेज मुशर्रफ हिस्ट्री बनाते रहे। ये कोई प्रोजेक्ट नहीं होता। जब अवाम किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर वो अवाम का प्रोजेक्ट हो जाता है, फिर वो किसी और का प्रोजेक्ट नहीं रहता। तो लिहाजा ये गलतफहमी तो जहन से निकाल देनी चाहिए कि अगर कोई पार्टी फेयरली इलेक्शन जीतती है तो उसके रास्ते में इख्तिदार, उसके और इख्तिदार के रास्ते में कोई रुकावट आएगी, मैं नहीं समझता। और जो ऐसा करेगा, मेरा ख्याल यह है कि वो फिर उसको ना तो अपने साथ अच्छा करेगा ना पाकिस्तान के साथ अच्छा करेगा। तो लिहाजा एक तो इस बात को तारीखी तौर पर आप तारीख उठा के देख लें, तारीख एक पैटर्न में चलती है और पाकिस्तान की तारीख तो बिलखुसूस एक पैटर्न में चलती है, लूप में चल रही है। उसमें मुझे नहीं लगता कि अगर इलेक्शन होता है, अगर कोई इलेक्शन होता है और इमरान खान फर्ज किया उसमें जीत जाते हैं या कोई भी जीत जाता है, तो कोई पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होगा जो उनके रास्ते में रुकावट डालेगा। लिहाजा ये बात तो बिल्कुल जहन से निकाल देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान, देखिए जो अफराद का मामला है ये बिल्कुल ठीक है कि अफराद जब बदलते हैं पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारी पॉलिसियां बदल जाती हैं। तो अब पाकिस्तान के अंदर अफराद बदलेंगे, आप देखिएगा कि उसमें बहुत सारी चेंजेस आएंगी और वो हो सकता है किसी की पसंद की ना हो सकता है कोई चाहे उन्हें, मतलब किसी की मर्जी हो कि नहीं मैं इसको कंटिन्यू करूं, लेकिन अब ये बिल्कुल ऐसा ही है कि ये गेंद हाथ से छूट चुकी है, अब इसने जमीन की तरफ जाना है। तो इसलिए ये बात जहन से हम सबको निकाल देनी चाहिए। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम आपने जिस हिंज कर रहे हैं आर्गुमेंट आप जिस बात के ऊपर, वो ये है कि अगर इमरान खान फेयरली इलेक्शन जीतते हैं तो फेयर इलेक्शन हो जाएंगे। पाकिस्तान में इलेक्शन जनरली फेयर होते हैं। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक इलेक्शन था, वो 1977 का था, जिसके अंदर बाकायदा धांधली पकड़ी गई थी। बाकी तमाम इलेक्शंस के ऊपर सिर्फ एतराजात होते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां, अगर उनको, और पॉलिटिकल पार्टियों के सरबराह चूंकि लिमिटेड पार्टियां हैं, तो अगर उनके सरबराह ये मान लें, तस्लीम कर लें कि हम इलेक्शन हार गए हैं, तो आपके ख्याल में फिर क्या होगा? उसका अगला स्टेप तो ये होता है ना कि फिर जनाब मैं स्टेप डाउन करता हूं अपनी पार्टी की क़यादत से, कोई पार्टी की नई क़यादत आ जाए। पार्लियामेंट्री जमहूरियत का तकाजा ये है। तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर एक छोटे और एवरेज अकल से कम लोग जो है वो हमारे लीडर हैं अनफॉर्चुनेटली। तो लिहाजा उनकी बका ही इसमें है कि वो हर इलेक्शन के ऊपर एतराज करें। आप मौलाना फजल रहमान किबला क्या फरमा रहे थे कि इलेक्शन जाली है। जनाब आसिफ अली जरदारी ने क्या कहा? इलेक्शन जाली है। जनाब नवाज शरीफ ने क्या कहा? इलेक्शन जाली है। अब उसी असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं। 2013 में क्या हुआ था, 2008 में क्या हुआ था? इलेक्शन सिर्फ एक दफा था और उसमें भी 11 सीटें थी, उसमें भी 11 सीटों का मसला था। इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन को जाली करार देना, इलेक्शन को झूठा करार देना मेरा एक पॉलिटिकल फैशन है। मेरा ख्याल है कि अब कम से कम हम जैसे लोगों को, जो इलेक्शन को, ताहिर साहब हैं, अब आप भी इलेक्शन देखेंगे कि हमने इलेक्शन, अब मेरा ख्याल है कि हमें ये असर्ट करके कहना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को कि उनकी राय का एहतराम होता है। अच्छा, नहीं आपने ये हमेशा बताया जब भी इलेक्शंस हुए हैं आपका जो पोल्स रहे हैं ओपिनियन रहा है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम बहुत सारी दुनिया का ये बिल्कुल ख्याल नहीं है कि कभी भी फेयर इलेक्शंस हुए हैं। वो ना 2018 को ना 13 को वो मानते हैं। मैं भी उनमें शामिल हूं। वो एक खास तरह की इंटरवेंशन। देखिए बहुत सारे लोग, बाजवा साहब ये बात नहीं, बाजवा साहब देखिए, बाजवा साहब इलेक्शन जो होता है ना, ताहिर मलिक साहब आई एम सॉरी, इलेक्शन जो होता है वो पोलिंग डे होता है। ठीक, ये पाकिस्तान के अंदर एक बिल्कुल एब्सर्ड किस्म की टर्म इस्तेमाल की जाती है, प्री पोल रिगिंग। ये प्री पोल रिगिंग क्या होती है भाई? वो ये होती है कि बंदे करवा दिए और उसके बाद तो भाई वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं ना, अपनी मर्जी से जा रहे हैं। अगर कोई किसी, अच्छा अब आप जरा ऐसे नहीं होता बाजवा साहब, आप फिर राना सनाउल्लाह क्यों नहीं दूसरी तरफ चले गए? आप ये बताएं ना, फिर राना सनाउल्लाह साहब क्यों नहीं चले गए? राना तनवीर साहब क्यों नहीं चले गए? वो भाई फिर जो जाते हैं तो वो जाने दे। सारी दुनिया में ऐसे ही होता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन का मौसम आता है, आपके पास इंडिया में उधर क्या हो रहा है? आप इंडिया में कई सियासतदान अपनी जगह बदल रहे हैं, वो कांग्रेस से इस्तीफे दे रहे हैं, कोई बीजेपी के अंदर जा रहा है, कोई बीएसपी के अंदर जा रहा है, अब कई लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी के अंदर जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप, वहां की एस्टैब्लिशमेंट एक्टिव है। देखिए ये हमने एक अब्सर्ड आर्गुमेंट बनाया हुआ है, तो इस आर्गुमेंट से हमें जो है ना अब जान छुड़ा लेनी चाहिए इलेक्शन की हद तक। मैं ये नहीं कह रहा कि पॉलिटिक्स के अंदर इंटरवेंशन नहीं होती, पॉलिटिक्स के अंदर इंटरवेंशन होती है, बट इलेक्शन जनरली फेयर होता है और इंशाल्लाह आइंदा भी जब इलेक्शन होगा वो भी फेयर होगा। अब दुआ तो सारों की यही है। मलिक साहब आपका? नहीं, हबीब का राइट है, वो कह सकते हैं, मेरा उससे कोई इख्तलाफ नहीं, मगर मेरा ख्याल है मैं ऑन रिकॉर्ड बात करना चाह रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है जनरल हमीद गुल ऑन रिकॉर्ड है कि IGI हमने बनाई थी।
अगर आपको वैसे अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट वाकई अजीजा तो आप चले जाएं, अस्कर केस चले जाएं, वहाँ पे तो आपकी मलिक साहब मेरी बात ये नहीं है। मलिक साहब मैं कह रहा हूं इंटरवेंशन है, इंटरवेंशन है। आप जिस तरह कह रहे हैं मुझे तो लग रहा है कि ये स्वीडन या नॉर्वे है जहाँ पे बड़े फेयर इलेक्शन होते हैं। इस मुल्क में 1970 से पहले 50 में जल्लू का लफ्ज़ आया। यहाँ पे मुझे अच्छी तरह पता है, पूछे हबीब से, जब आप 8वीं तरमीम लगाते थे बेनज़ीर पे 1980 कह रहे हैं कि मेरे थोड़ा सा एक मिनट दे 1990 में जब बेनज़ीर पे 8वीं तरमीम लगी तो नवाज शरीफ जीता, पर नवाज शरीफ पे 8वीं तरमीम लगी तो बेनज़ीर जीता। तो यहाँ की जो कंडीशंस होती हैं वो इस तरह बनती हैं। मैं आपको इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। ये मेरा लास्ट फिक्रा ले एक पॉइंट जो उनका आपको लास्ट फिक्रा देने हार रहा होता है वो इल्जाम लगा, मैं आपको एक लास्ट फिक्रा देने लगा क्योंकि उसके बाद मैं कार भी जाना है। 2018 में आप कभी इमरान खान से 1 to 1 मिलके पूछ लें कि इलेक्शन फेयर हुए थे कि आप पे किसी ने शफकत की थी। ये गुफ्तगू आपने सुनी है और जो आपस में बातचीत चल रही थी ताहिर मलिक साहब की, हबीब अकरम साहब की, मैं तो सवाल पूछ रहा था, उसमें से आई एम श्योर कि आपको बहुत से सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपसे अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।